गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस, सबसे पहले हम इसका जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक इंट्रोडक्शन है डिजीज़ को समझने के लिए, वो पढ़ते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस मीन्स मसल्स वीकनेस। ओके, माइस्थेनिया वर्ड दो शब्द से मिलकर होता है, मायो प्लस एस्थेनिया। मायो मतलब होता है मसल्स, एस्थेनिया मतलब होता है वीकनेस। तो ये मसल्स वीकनेस की डिजीज़ है, जिसके कारण क्या होगा, यदि मसल्स वीकनेस हो जाएगी तो स्केलेटल जो मसल्स है ये वीक हो रही है, विल लीड टू फटीग। सो इसको समझते हैं हम। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, डिजीज ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की ये ऑटो इम्यून डिजीज है। जब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हम समझ जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ये नर्व है, यहाँ ये मसल्स आ गई, और यहाँ पे एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर है वो आ गए। ओके, इसमें क्या होता है, ये प्री सिनेप्टिक आ गया, ये पोस्ट सिनेप्टिक, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जब एसिटाइलकोलिन नर्व के अंदर रहता है और फिर सोडियम के चैनल खुलते हैं, वो सिग्नल देती है कैल्शियम के चैनल को। ठीक है, उसके बाद एसिटाइलकोलिन यहाँ से बाहर निकलेगा, एसिटाइलकोलिन यहाँ रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद यहाँ से जो एसिटाइलकोलिन है वो अपने रिसेप्टर पर जाके बाइंड होएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। बस इस डिजीज़ के अंदर ये होता है कि जो एसिटाइलकोलिन है वो अपने रिसेप्टर से अटैच नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ एंटीबॉडी आके अटैच होती है। इसलिए हमने इसको खाया कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, क्योंकि इसमें जो शरीर की खुद की एंटीबॉडी है वो नुकसान पहुँचाती है। तो ये एंटीबॉडी यहाँ आके अटैच हो गई। अब जो एसिटाइलकोलिन है उनको एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ये एंटीबॉडी अटैच है, तो ये अटैच नहीं हो पाएंगे। अटैच नहीं हो पाएंगे तो ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा पाएंगे। ओके, यदि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो मसल वीकनेस होगा। ये तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर है उनमें ये एंटीबॉडी अटैच हो रही है। कुछ रिसेप्टर ऐसे होते हैं जो एंटीबॉडी से अटैच नहीं होते हैं, लेकिन वो रिसेप्टर इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवा दे। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी एक्शन पोटेंशियल ज़रूरी है। यदि वो एक्शन पोटेंशियल फिल नहीं हो पाएगा तब तक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली हमें इतना याद रखना है कि जब एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर है उस पर कोई एंटीबॉडी आके अटैच हो जाती है, एंटीबॉडी आके अटैच हो गई तो एसिटाइलकोलिन को अपने रिसेप्टर से अटैच होने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी, और जगह नहीं मिल पाएगी तो एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर से अटैच नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये बेसिक जो नॉलेज था वो हमने देखा। अब इसमें क्या होगा कि जो मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, वो वीक हो रही है। तो ये थ्योरी देखो आप, माइस्थेनिया ग्रेविस इज ए न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर दैट कॉजेज वीकनेस इन द स्केलेटल मसल्स। यही हमने बताया अभी, विच आर द मसल्स ऑफ यूज। जो मूवमेंट के लिए मसल्स है वो काम में ले जाती है, उनको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। इट ओकर्स व्हेन द कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व एंड मसल्स बिकम इम्पेयर्ड। यहाँ देखो, कम्युनिकेशन इसका नर्व और मसल्स का इम्पेयर्ड हो रहा है, क्योंकि जो एंटीबॉडी है वो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर पे आके अटैच हो रही है। यदि ये एंटीबॉडी यहाँ अटैच नहीं होती तो प्रॉपर जो एसिटाइलकोलिन है वो अपने रिसेप्टर से अटैच होता, और रिसेप्टर से अटैच होने के बाद अपना मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो पाएगा। आगे देखें, दिस इम्पेयरमेंट प्रिवेंट क्रूशियल मसल कॉन्ट्रैक्शन रिजल्टिंग इन मसल्स वीकनेस। ओके, ये इतना तो हमने सब कुछ देख लिया डायग्राम के थ्रू। अब हम डेफिनेशन की बात करें तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो इट इज ए ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ न्यूरोमस्कुलर, ये न्यूरो हो गया, ये मस्कुलस हो गया, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये दोनों को बीच का जंक्शन हो गया। तो इट इज ए न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर इन विच एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी है, अपीयर हो रही है अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर इन पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट है उसके अंदर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी अपीयर हो रही है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय मसल्स
वीकनेस, ठीक है। यदि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो मसल्स वीकनेस होगी, और ये किसको लीड करेगा, फटीग। जब आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी तो आपको थकान महसूस होगी। ओके, अब हम ये देखते हैं कि ये एंटीबॉडी आई कैसे, यहाँ पे किस प्रकार से ये ऑटो इम्यून डिजीज हुआ। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये देखो, जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड के अंदर मायोइड सेल होती है। ओके, मायोइड सेल में जो सरफेस है उसके ऊपर भी जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, नॉर्मली फंक्शन ये होता है कि थाइमस ग्लैंड के अंदर, मायोइड सेल के अंदर ये रिसेप्टर अवेलेबल होती है। जब बी और टी सेल के सामने एक्सप्रेस होंगे तो ये जो मायोइड सेल है ये बी और टी सेल को सप्रेस कर देगी इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए, क्योंकि बी और टी सेल का काम क्या होता है, रिकॉग्नाइज करके उस जो बॉडी का जो भी ऑर्गन है उनको रिकॉग्नाइज करने के बाद उनके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनने देना। तो ये क्या करती है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना चाहती है बी और टी सेल, लेकिन जो मायोइड सेल है वो इनको बोलती है कि ये अपनी बॉडी का पार्ट है तो आप इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाए। तो ये बी और टी सेल को सप्रेस कर देगी। जब बी और टी सेल को सप्रेस कर देगी तो यहाँ एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी और नॉर्मल प्रॉपर फंक्शन होता रहेगा। लेकिन जब थाइमस ग्लैंड की दो ऐसी एबनॉर्मलिटी होती है, पहली होगी थाइमोमा, इट इज द ट्यूमर ऑफ थाइमस ग्लैंड एट थाइमिक हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया, इस कंडीशन में क्या होता है कि थाइमस जो ग्लैंड है, अब उसके फंक्शन है वो अल्टर हो जाएंगे, क्योंकि थाइमस ग्लैंड है उसका ट्यूमर हो चुका है, या फिर थाइमस ग्लैंड है उसके जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा होने लग चुकी है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ये 30 सेल से 20 सेल से बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इनका जो मैचुरेशन है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा। मैचुरेशन प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा तो ये अपने बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी और उन्हें एज एंटीजन समझेगी, फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इस कंडीशन में ऐसा ही होता है, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है और इसको एज एंटीजन समझ के इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देती है। अब क्या होगा, मायोइड सेल बोलेगा कि ये जो निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है ये अपनी ही बॉडी का पार्ट है तो आप इनके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाए। लेकिन इस कंडीशन में थाइमस का जो नॉर्मल फंक्शन है वो अल्टर हो जाएगा और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी। अब जब इन रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है तो ये ब्लड में ये जो एंटीबॉडी है ये ब्लड के अंदर आ जाएगी, ब्लड वेसल्स के अंदर आ गई तो ये ब्लड के थ्रू ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है यहाँ पहुँच जाएगी और यहाँ देखेगी कि ये जो रिसेप्टर्स है वो तो यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ होगी क्रॉस रिएक्टिविटी कि इनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए था मायोइड सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है उनको, लेकिन ये डिस्ट्रॉय कर देती है जो मसल्स के ऊपर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर है इनको, ठीक है। यहाँ पे मिमिक्री हो जाती है, इसके कारण क्रॉस रिएक्टिविटी हो रही है। यहाँ पे क्रॉस रिएक्टिव मतलब कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे। इनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए था मायोइड सेल के सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर है निकोटिनिक कोलिनर्जिक उनको, लेकिन ये डिस्ट्रॉय कर जाते हैं मसल्स के ऊपर जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर है उनको। तो ये एंटीबॉडी यहाँ के अपीयर हो जाएगी, अपीयर होने के बाद ये इनको डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। कई बार ये एंटीबॉडी जो यहाँ मसल्स है, इस मसल्स की जो प्रोटीन होती है मसल स्पेसिफिक टायरोसिन काइनेज प्रोटीन, मस्क प्रोटीन बोलते हैं, इसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बन जाती है कुछ केसेज में। तो ये मसल्स प्रोटीन है उसको डैमेज कर देगी और जो रिसेप्टर है उनको डैमेज कर देगी, जिसके कारण प्रॉपर रूप से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा और कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा तो मसल्स वीकनेस होगी। ओके, अब हम आगे देखते हैं। इट कैन क्रॉस रिएक्टिविटी, ये जो 75 पॉपुलेशन थाइमस इन्वॉल्व होता है उनमें, ओके। जो मेनली जो इसका कोज है वो थाइमस के कारण होते हैं और थाइमिक हाइपरप्लेजिया थाइमोमा, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ द मायोइड सेल्स कोलिनर्जिक रिसेप्टर आर आल्सो प्रेजेंट बट इन द नॉर्मल फंक्शन मायोइड सेल सप्रेस बी और टी सेल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस रिसेप्टर। ये रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बनने नहीं देती है। बट इन थाइमस ग्लैंड abnormality थाइमिक हाइपरप्लेजिया और थाइमोमा इट्स नॉर्मल फंक्शन अल्टर्ड, नॉट प्रॉपर मैचुरेशन ऑफ टी एंड बी सेल। नाउ इस बार क्या होगा, बी एंड टी सेल नॉट सप्रेस। अब
ये सप्रेस नहीं हो पाएगी, और सप्रेस नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्लो टी सेल्स ड्यू टू प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं हो पा रहा, तो ये सप्रेस नहीं हो पा रही, तो नॉर्मल फंक्शन है वो अल्टर हो जाएंगे बाय थाइमोमा और थाइमिक हाइपरप्लेजिया। आफ्टर देन एंटीबॉडी रिलीज इन द ब्लड एंड क्रॉस रिएक्टिविटी, क्रॉस रिएक्टिविटी मतलब कंफ्यूजन, डिस्ट्रॉय द एसिटाइल कोलिनर्जिक रिसेप्टर इन द मसल्स सर्कुलिमा। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया डायग्राम के थ्रू। यदि इसकी ईटियोलॉजी की बात करें तो ईटियोलॉजी सबसे पहले होती है इडियोपैथिक अननोन कॉज होता है, और बाकी हम बात करें तो ऑटो इम्यून डिजीज थी है, तो ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो जंक्शन बताया था उसके खिलाफ ये जो रिसेप्टर है इसके खिलाफ ये एंटीबॉडी बन रही है, तो ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। इसके बाद हम बात करें ये टॉक्सिन मीडिएट हो सकती है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो टॉक्सिन है उसके कारण भी हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन हो जाए कोई, थाइमस ग्लैंड ट्यूमर, ये देखो यहाँ थाइमस ग्लैंड का ट्यूमर आ गया, इसके कारण भी हो सकती है। वो मेन जो कॉज है वो मैंने बता दिया। इसके जो रिस्क फैक्टर की बात करें तो 20 से 30 एज तक तो ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, और 40 से 60-70 एज तक ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। ओके, अब हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो बेसिकली हमने सब कुछ देख लिया है, तो पैथोफिजियोलॉजी अब ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं लगेगी हमें। ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट कोलिनर्जिक रिसेप्टर एंड मसल्स प्रोटीन, एंटीबॉडी है वो किसके खिलाफ बन रही थी, कोलिनर्जिक रिसेप्टर के खिलाफ, और मसल्स प्रोटीन है उसके खिलाफ। तो ये क्या करेगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर है उनको डिस्ट्रॉय कर देगी, जिसके कारण क्या होगा, अब जो प्रॉपर इम्पल्स आएगी, जो नर्व आती है वो अपना जो संदेश भेजती है, जो मैसेज भेजती है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। तो इनहिबिशन तो रुकना ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम नर्व, यहाँ जो नर्व थी उससे नर्व टू मसल्स, तो इनहिबिट हो गया, जो मैसेज है जो इम्पल्स है वो नर्व से मसल्स में नहीं जा रहा, सो इट प्रिवेंट द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को रोकेगी, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, और यदि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो मसल्स वीकनेस होगी, और मसल्स वीकनेस को हमने कहा था माइस्थेनिया ग्रेविस। ओके, तो ये पे इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर ये एंटीबॉडी यहाँ पे अपीयर हो रही थी, अब एंटीबॉडी अपीयर होने से ये मैसेज है वो नर्व के थ्रू मसल्स में नहीं जा पाएगा, और नर्व के थ्रू मसल्स में नहीं जा पाएगा तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा तो मसल्स वीकनेस होगी। इनके साइंस सिम्टम की बात करें तो साइंस सिम्टम में है, सबसे पहला इसमें देखने को मिलेगा, अब साइंस सिम्टम को हम एक ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे जिसके कारण पूरे साइंस सिम्टम हमें याद रहे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अप टू डाउन जो मसल्स है वो वीक होती है, अप टू डाउन यदि मसल्स वीक होगी तो सबसे पहले ओकुलर मसल आई, आँख की यदि ओकुलर मसल्स है उनमें किसी भी प्रकार की वीकनेस आई तो ये 3 सिम्टम्स को लीड करेगी। पहला टोसिस, टोसिस मतलब ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, जो आईलिड है आँख का जो पर्दा है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड। सेकंड निस्टोगेमस, आँख की जो मूवमेंट है वो इनवॉलेंट्री होगी, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ आई। ओके, और थर्ड हम बात करें तो डबल विजन, तो ओकुलर मसल्स में यदि वीकनेस हुआ तो टोसिस मिलेगा, निस्टोगेमस और डबल विजन। टोसिस मतलब हो गया ड्रॉपिंग ऑफ आई लिड, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ आई एंड डबल विजन देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करें आई के जस्ट नीचे चिक आ गया तो स्वेलोइंग डिफिकल्टी, स्वेलोइंग डिफिकल्टी मिलेगी, इसको बोल देंगे डिस्पेजिया, ठीक है, डिस्पेजिया। ये चिक्स के मसल में कुछ अबनॉर्मलिटी हो रही है तो डिफिकल्टी इन चुइंग, जो भोजन है उसको चबाने में दिक्कत आएगी। इसके बाद में क्या होगा, रेस्पिरेटरी मसल्स है वो इन्वॉल्व होगी, यदि रेस्पिरेटरी मसल्स एक लिमिट से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है तो पेशेंट को डिस्पनिया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी और वो डेथ को लीड कर देगा लास्ट में। इसके चांसेस जो डेथ के रहते हैं वो तब रहते हैं जब रेस्पिरेटरी मसल्स है वो इन्वॉल्व हो जाती है, फेरेंजियल मसल्स वीकनेस हो जाएगी, फेरेंजियल मसल्स वीकनेस हो जाएगी। ओके,
इसके बाद जो फेसेस मसल्स है वो वीकनेस हो जाएगी, फेसेस मसल वीकनेस हो जाएगी, तो फेसेस एक्सप्रेशन है वो इम्पेयर हो जाएंगे। इसी प्रकार है अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की मसल्स वीकनेस हो जाएगी। तो इसके साइन सिम्टम की बात करें, सबसे पहले आ गया टोसिस, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, डिप्लोपिया, डबल विजन, मसल्स वीकनेस स्टार्ट फ्रॉम आई देन गोस डाउन। ओके, ये हमने आई की देख लिया और निस्टोकेमस हमने देख लिया। फेरेंजियल वीकनेस, तो फेरेंजियल मसल्स है वो वीक हो जाएगी। डिफिकल्टी इन च्यूइंग, जब चिक मसल्स है वो वीक हो रही है तो भोजन चबाने में दिक्कत आएगी। डिस्फेजिया होगा, डिफिकल्टी स्वेलोइंग, भोजन को निगलने में दिक्कत आएगी। जब रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हो रही है तो डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी और ये लीड कर देंगे लास्ट में डेथ को, लीड टू डेथ। इतनी हद तक यदि माइस्थेनिया ग्रेविस हो रहा है तो डेथ हो सकती है रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस से। अपर लिम्ब वीकनेस और लोअर लिम्ब वीकनेस, क्योंकि जो भी स्केलेटल मसल्स है वो वीक हो जाएगी। तो यहाँ आ गया अपर लिम्ब वीकनेस और लोअर लिम्ब वीकनेस। फेशियल मसल यदि इन्वॉल्व हो रही है तो जो नॉर्मल जो स्माइल होती है पेशेंट की, किसी भी नॉर्मल बंदे की, वो हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन इन जो पेशेंट होते हैं उनमें वर्टिकल स्माइल मिलती है। ठीक है, जिसमें ऊपर के 2 दांत और नीचे के 2 दांत ऐसे करके ये वर्टिकल स्माइल सी प्रतीत होती है हमें। इसको बोलते हैं स्नार्लिंग फेस, इसको बोलते हैं स्नार्लिंग फेस। और ये मसल्स वीकनेस हो रही है, इसके कारण क्या हो रहा है, फटीग हो रही है, थकान महसूस हो रही है पेशेंट को। तो एक वॉइस की बात करें तो वॉइस इनमें स्लर्ड स्पीच मिल सकती है, कुछ पेशेंट में उनकी आवाज़ हमें समझ में नहीं आ सकती है। और एक वॉइस मिलती है इसमें हॉट पोटैटो वॉइस। इसमें क्या होता है कि जैसे पेशेंट ने कोई गर्म आलू खाया हो वैसे उसकी आवाज़ बहुत दबी हुई आती है और बहुत धीमी आती है। तो साइन सिम्टम में हमें अप टू डाउन जाना है। सबसे पहले हमने जाना है ओकुला मसल्स पे, फिर जाना है हमें चिक मसल्स पे। देखिए, सबसे पहले जाना है हमें ओकुला मसल्स पे, फिर जाना है हमें चिक पे, फिर फेरेंजियल मसल्स आ गई, फिर डिस्फेजिया आ गया, फिर रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व होगी, फिर अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। ओके, इस प्रकार से हम यदि कंटिन्यू यदि प्रॉपर सिस्टमेटिक साइन को याद रखें अप टू डाउन तो साइन सिम्टम हमें याद रह जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करते हैं। तो हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की कि पेशेंट को कोई ऐसी कंडीशन कोई पहले तो राइज नहीं हुई हो, या उसकी फैमिली में किसको राइज नहीं हो चुकी हो, या कोई पहले इसका ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहा हो पेशेंट। ये हम हिस्ट्री ले लेंगे, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री ले लेंगे। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे कि पेशेंट का आई की कंडीशन कैसी है, उसमें टोसिस साइन मिल रहा है नहीं मिल रहा, पेशेंट को डबल विजन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, उसकी मूवमेंट है वो देखेंगे, मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब जो इन्वॉल्व हो रहा था इसमें मसल्स वीकनेस हो रही थी तो इसके मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इस प्रकार पेशेंट का पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन ले लेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन के आधार पर हम चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट में हमें सीरम जो एंटीबॉडी लेवल है उसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा अपन को। कर्टेन साइन ये टेस्ट करवाएंगे। इसमें क्या होगा, जब पेशेंट की ये आई लीड है इसको यदि अप करेंगे, जो सेकेंड वाली लीड है वो डाउन हो जाएगी। अपवर्ड लिफ्टिंग ऑफ वन आई, टोसिस ऑफ द अनदर आई लीड, इस दूसरी आई लीड का टोसिस हो जाएगा। ओके, आई स्पेक टेस्ट में ये है कि जब 2 से 5 मिनट तक पेशेंट की आंख पर हम बर्फ़ लगाएंगे तो ये जो साइंस है ये हमें इम्प्रूव होकर ऐसा दिखेगा। ओके, अप्लाई आइस टू 5 मिनट टू अपर आई लीड। ठीक है, यहाँ लगाना है तो इम्प्रूवमेंट मिलेगा। एक इसमें आता है टेंसिलोन और एंडोमॉर्फियम टेस्ट। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम 2 mg एंडोमॉर्फियम आई भी देंगे। ये देने के बाद हम जो 8 mg एंडोमॉर्फियम है उसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। फिर 4 mg पहले देंगे और थोड़ी देर बाद 4 mg देंगे। यदि ये टोसिस साइज इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ऐसा आ रहा है, तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये पेशेंट माइस्थेनिया ग्रेविस का है। और यदि इम्प्रूव नहीं हो रहा तो हम ऐसा सोचेंगे कि ये कोई अनदर डिजीज़ के कारण हो चुका है। ठीक है, तो ये टेंसिलोन टेस्ट हो गया। इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है मसल्स की जो एक्टिविटी होती है उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मसल्स ये इलेक्ट्रोमायोग्राफी में आ जाता है। इसमें यदि देखेंगे तो जिटरनेस प्रेजेंट इन मसल्स के अंदर एक कड़कपन महसूस होगा कि वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रही है तो वो मसल से वो कड़क हो जाएगी। ठीक है, ये EMG हो गया, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। रिपीट नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट,
जब नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट होता है, इसमें नर्व को डॉक्टर स्टिमुलेट करता है, नर्व को स्टिमुलेट करने के बाद पेशेंट को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन दोबारा नर्व स्टिमुलेट करेगा तो थोड़ा कम अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, जब तीसरी बार स्टिमुलेट करेगा तो और कम रिस्पॉन्स मिलेगा। इस प्रकार से ये अप टू डाउन चलता है। तो जब नर्व को स्टिमुलेट करेगा तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। फिर यदि इसने डॉक्टर ने नर्व को स्टिमुलेट किया तो रिस्पॉन्स थोड़ा कम, फिर और कम, फिर और कम, तो ये प्रकार से डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स हमें प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद हम थाइमस की एब्नॉर्मलिटी चेक करने के लिए एमआरआई और सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं, जिससे हमें थाइमक हाइपरप्लेजिया और थाइमक जो ट्यूमर है थाइमोमा उसका पता लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कंप्लीट होता है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम ये करेंगे, सबसे पहले पेशेंट को एंटीकोलिनेस्टेज जो ड्रग है वो देंगे, पायरिडोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन। ये क्या करती है, एसिटाइलकोलिन का लेवल है वो बढ़ा देंगे। जब एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा, एसिटाइलकोलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जब एंटीबॉडी उससे अटैच होने से पहले ही एसिटाइलकोलिन का लेवल इतना बढ़ रहा है कि जो एसिटाइलकोलिन है वो अपने रिसेप्टर पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है। और एंटीबॉडी को इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि वो अपने जो रिसेप्टर है उनसे अटैच हो। तो एसिटाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा होते ही वो अपने रिसेप्टर से अटैच हो जाएगा। पायरिडोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन। इसके बाद हम दे सकते हैं स्टेरॉइड पेशेंट को यदि स्टेरॉइड दी तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस हो जाएगी और एंटीबॉडी है वो उससे अटैच नहीं हो पाएगी। जब इम्यून सप्रेस हो गया तो नॉर्मल एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर से अटैच हो पाएगा। एक इसमें कंडीशन होती है क्राइसिस की कंडीशन। जब क्राइसिस की कंडीशन आएगी तो पेशेंट में जो सिम्टम्स है वो बहुत सीवियर होंगे। ठीक है। और इसमें पेशेंट को अपन IV इम्यूनोग्लोबिन देना पड़ेगा और प्लाज्मा फेरालाइसिस करना पड़ेगा, प्लाज्मा को एक्सचेंज करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। ठीक है। इसमें जो क्या होता है कि जो एंटीबॉडी होती है, जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर पे जो हानिकारक एंटीबॉडी है उनको प्लाज्मा से हटा लेंगे। तो रिमूव एंटीबॉडी देन ट्रांसफ्यूज द प्लाज्मा। तो एंटीबॉडी को प्लाज्मा से हटा के जो प्लाज्मा रिमेनिंग बचा है उसको ट्रांसफ्यूज कर देंगे। और सर्जरी की बात करें तो थाइमस ग्लैंड को उठाना है, थाइमेक्टोमी बोल देंगे इसको, रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड। ओके।